नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम लोग एक अच्छी खबर से। आज पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हां, पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान से पीएमसीएच अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि 2 डबल लेन डेकर का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। डबल डेकर पर देखिए कल से ही गाड़ियां दौड़ने लगेंगी और इसके निर्माण से अब गांधी मैदान से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक जाम से मुक्ति मिलेगी। तो यहां पर देखिए पटना वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। तो ये बड़ा तोहफा है पटना वासियों के लिए। पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान से पीएमसीएच अशोक राजपथ होते हुए साइंस कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर यानी कि 2 डबल लेन डबल डेकर का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। डबल डेकर पर कल से ही गाड़ियां दौड़ने लग जाएंगी और इसके निर्माण से अब गांधी मैदान से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक जाम से मुक्ति मिलेगी। देखिए 2000 करोड़ की लागत से ये पुल बना है और बिहार का इकलौता ये नया पुल है। लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगा डबल डेकर। कारगिल चौक से एनआईटी तक डबल डेकर बनेगा और पहले तला कारगिल चौक से पीएमसीएच तक, दूसरा तला कारगिल चौक से एनआईटी तक। तो डबल डेकर किस तरीके से जिंदगी बदलेगा वो आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 5 महीने का समय बाकी है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही गठबंधनों में सीट पर चर्चा और दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। अब सवाल यह है कि दबाव किस पर भारी पड़ेगा। देश की राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव राज्यों में से एक है बिहार। देश की राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने के करीब का समय बाकी है। लड़ाई 2 गठबंधन के बीच होगी, ये तय हो चुका है। किस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल हैं, ये भी तय हो चुका है। लेकिन अभी सीटों का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है। दबाव की सियासत तेज हो गई है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हुए बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता नव संकल्प से नव नेतृत्व की तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो बिना नाम लिए जीतन राम मांझी निशाना साध देते हैं और रैली में जुटी हुई भीड़ को भाड़े पर लाई भीड़ बता देते हैं। कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है। 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत। मांझी पर चिराग की पार्टी की ओर से भी पलटवार होता है, लेकिन उसके पहले एनडीए के एक और पार्टनर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सामने आ जाते हैं, ये नसीहत देते हुए कि उनको कोई कम ना समझे, समय पर सीटों का बंटवारा जरूरी है। एनडीए में जो भी पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनके फॉलोअर्स में यह मैसेज जाना चाहिए कि हमारे नेता का, हमारी पार्टी का प्रॉपर सम्मान है। महागठबंधन की हालत तो इससे भी ज्यादा पेचीदा है। एक और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर अब तक मुहर नहीं लगाया, तो दूसरी ओर 70 सीटों पर दावेदारी ठोक दी, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम के पद के लिए दबाव बनाने में लगे हैं। मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। जब बाकी पार्टियों की ओर से दावेदारी जारी है, तो फिर पिछले चुनाव में बढ़िया स्ट्राइक रेट वाली लेफ्ट पार्टियां क्यों चुप रहे? लेफ्ट की ओर से 40 से 45 सीटों पर दावा ठोक दिया गया। कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल जमीनी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में दबाव की सियासत में अब तक तीनों बड़े प्लेयर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के नेता चुप हैं। सवाल है, ये दबाव किस पर भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने ही गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान पर हमलावर नजर आए। मांझी ने चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये कहा कि कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मांझी के इस बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है।
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले वो। बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर कुछ इसी अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। आपकी कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान के लड़ने से कितना उत्साहित है? जो अपने ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने चिराग पासवान की सभा में उमड़ने वाली भीड़ पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कोई मैनेज करते हैं, हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत। पिछले कई दिनों से एलजेपी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। चिराग की पार्टी ने अब तक कहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग लड़ेंगे, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग, बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। शाहाबाद से चिराग ने चुनावी शंखनाद भी किया। पर अब गठबंधन में उनके सहयोगी मांझी इसे बेमतलब का हल्ला बता रहे हैं। मांझी के बयान के बाद एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने पलटवार करते हुए पोस्ट किया और लिखा, अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे भी आशीर्वाद ही मानते हैं। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। मांझी और चिराग के बीच शुरू हुई इस तनातनी पर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए, एनडीए के घटक दलों में दलित की वोटों को लेकर मारामारी है। अभी तो शुरुआत है ना। लोग कहते हैं कि एनडीए खाने में सब कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। नूरा कुश्ती का खेल जो एनडीए के अंदर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है और जनता दल यू जीतन राम मांझी जी का, और दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं है, जनता के सवालों से मतलब नहीं है। चुनावी साल में चिराग की दावेदारी पर अब सवाल उठने लगे हैं। देखना होगा कि एनडीए में शुरू हुआ ये आपसी आरोप प्रत्यारोप आगे कौन सा मोड़ लेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक बार फिर निषाद आरक्षण का बड़ा दांव चला है। बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर के मुकेश सहनी ने यह कहा कि अगर पीएम मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग पूरी कर देते हैं तो वो उनके लिए प्रण भी दे देंगे। आपको बता दें कि उस सहनी के इस बयान पर सियासी मतलब अब निकाले जाने लगे हैं। मुझे आरक्षण दो, मैं तुम्हें प्राण दूंगा, ये कहना है वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का। दरअसल बिहार में फिलहाल ओबीसी के तहत निषाद समाज को आरक्षण हासिल है, पर सहनी निषाद समाज के लिए एससी श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं। सहनी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनकी ये मांग पूरी कर देते हैं तो वो प्राण देने को भी तैयार हैं। इसके प्रधानमंत्री है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे, पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। सहनी का ये बयान आते ही सियासी बवाल मच गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो महागठबंधन से भागने की तैयारी में हैं, तो अशोक चौधरी ने उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए जान दे देंगे। इस बयान का क्या निकाला जाता है? देखिए, वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। ये तो एनडीए का सिद्ध, लेकिन मुकेश जी हम लोग के साथ रहे हुए हैं और अच्छे मित्रों में से हैं। सहनी के बयान को सभी दल अपनी समझ के हिसाब से डिकोड कर रहे हैं।
लेकिन माननीय मुकेश सहनी जी को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण की राजनीति करना और आरक्षण के आधार पर किसी समाज के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास करना, ये दोनों दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अब सहनी जी प्राण देंगे, जान देंगे, मोदी जी के भक्त बनेंगे, हनुमान बनेंगे, ये तो वही बोलेंगे। डायलॉग मारना आसान है क्योंकि मोदी जी जुमलाबाज हैं, कुछ भी बोलते हैं, आज तक पूरा हुआ है। मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। आजाद भारत में यदि किसी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के हक और अधिकार की सबसे अधिक चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आरक्षण तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं देगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है, मोदी जी से मांग की है। ये आरक्षण तो इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी बिहार में तो मजबूती से इस पर काम होगा और ये आरक्षण मिलेगा। मुकेश सहनी का मानना है कि सहनी समाज को ओबीसी नहीं बल्कि एससी के तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और जो ये काम कर देगा उसके लिए उनके प्राण भी हाजिर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक बार फिर निषाद आरक्षण का बड़ा दांव चला है और देखिए बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने यह कहा कि अगर पीएम मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग पूरी कर देते हैं तो वो उनके लिए प्राण भी दे देंगे। मुकेश सहनी के बयान पर बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने तंज कसा है। मदन सहनी ने कहा है कि मुकेश सहनी का आरक्षण से लेना देना नहीं है, उनका मकसद किसी तरह एनडीए में आना है जहां उनके लिए दरवाजे बंद हैं। स्पष्ट है कि उनका जो है आरक्षण से लेना देना नहीं है, उनका मकसद है कि हम एनडीए में किसी भी तरह से एंट्री कर जाएं, जो कि उनको एक तरह से यहाँ पर कहिए कि दरवाजा बंद है और किसी भी तरह से, चाहे वो सीधा रास्ता से हो, टेढ़ा रास्ता से हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, किसी भी तरह से एंट्री एनडीए में करना चाहते हैं। और ये इमोशनल कार्ड हुआ कि हमको आरक्षण मिल जाता है तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए जी जान से लग जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर विदेश दौरे से लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से मुलाकात की। पीएम ने उनके साथ डिनर भी किया। आपको ये बता दें कि डेलीगेशन का नेतृत्व 7 सांसदों ने किया था, जिसमें बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजनाथ पांडा, इसके साथ ही जेडीयू के संजय झा, डीएमके के कनिमोझी और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सूले, इसके साथ ही शिवसेना शिंदे गुट से बात करें तो श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल थे। सभी ने अलग अलग देशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को बताया। वहीं पीएम से मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के सदस्यों ने अपना अनुभव भी साझा किया। आपको ये बता दें कि 7 डेलीगेशन में शामिल 59 सदस्य 33 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें से 51 नेता और 8 राजदूत शामिल हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के 11 साल में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की राह पर अग्रसर है। 11 साल में कई अहम फैसले लिए गए और ये पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का परिणाम है कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। विकास योजनाओं में गरीबों तक विकास योजनाएं जो है पहुंची हैं। भारत बना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। नहीं थी, योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा है। IMF के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने
बिहार में नया प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस की हालत सुधरेगी? साल 2017 से प्रदेश अध्यक्ष अपनी कमेटी तक नहीं बना पाए हैं। मौजूदा अध्यक्ष राजेश राम भी कमेटी बनाने में नाकाम रहे। अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार नई कमेटी बनाना नहीं चाहते, या फिर वो इसमें सक्षम नहीं है, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जेडीयू और बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस जैसे दलों के अंदर आंतरिक सरफुटअव्वल इतना है कि वो आपसी झगड़ों में ही पड़े हुए हैं। कई वर्ष गुजर गए, कांग्रेस की तो कोर कमेटी नहीं बन पा रही है और वो चले हैं हमसे लड़ने। कांग्रेस पार्टी आंतरिक गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक गुटबाजी के शिकार के कारण ही पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी अपना कार्यकारिणी नहीं बना पा रही है। अब चुनाव सर पर है तो चुनाव के दरमियान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट का लालच दिया जा रहा है और जिन्हें टिकट नहीं मिलने की आशा है वैसे कार्यकर्ता को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाकर उनको सम्मानित करने का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए, कांग्रेस के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। कांग्रेस के संगठन का कब गठन होगा और कब कार्य समिति बनाई जाएगी, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ही बताएंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और कांग्रेस संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी पैरेलल काम चल रहा है। हम चुनावी मोड में जरूर हैं, उसके साथ साथ सांगठनिक मजबूती पर भी काम कर रहे हैं। दरभंगा से एक बड़ी खबर मिल रही है, शादीशुदा महिला से गैंगरेप। देखिए 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पिस्टल के बल पर वीडियो भी बनाया गया है। थाने में नहीं जाने की धमकी भी दी गई और पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। लेकिन 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। कमतौल थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, बताया जा रहा है शादीशुदा महिला से गैंगरेप हुआ है, वो कौन आरोपी हैं? क्या पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं सभी लोग? जी बता दूं कि ये मामला जो है उसी जो गांव में महिला है उसी गांव के बगल के रहने वाले हैं 6 आरोपी, जिस पर ये आरोप लगा है गैंगरेप का, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की है। 6 में से 4 को हिरासत गिरफ्तारी कर ली गई है, वहीं 2 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज पुलिस इस पूरे मामले को लेकर खुलासा भी करेगी, क्योंकि पिस्टल हथियार के बल पर गैंगरेप किया गया था और वीडियो भी बनाया गया था और वायरल करने की धमकी दी गई थी। यही कारण था कि पीड़िता ने अभी तक पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लाया था, पुलिस पर आके FIR नहीं किया था, जिसके बाद FIR करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। जी तो यानी कि विपिन 6 लोगों ने गैंगरेप की इस घटना को अंजाम दिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 2 लोग अभी कहाँ हैं, क्या कुछ पता चल पाया है उनका? पुलिस जो 2 लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जो 4 गिरफ्तार हैं उनके निशानदेही पर पुलिस छापेमारी कर रही है और जो पुलिस सूत्रों के बताएं उसके अनुसार आज प्रेस वार्ता भी आयोजन किया गया है। उससे पहले पुलिस ये चाह रही है कि 2 जो फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है विपिन, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है। हिंसक झड़प में 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालात को हालांकि काबू में कर लिया है। बच्चों के मामूली विवाद को लेकर के ये झड़प हुई है। बहेड़ी के बिठौली गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। दरभंगा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, 2 समुदाय के बीच में ये हिंसक झड़प हुई है, बच्चे के विवाद को लेकर के झड़प हुई है, क्या कुछ पूरा इस मामले पर अपडेट है? जी बता दूं कि कल देर शाम ये मामला भड़का। जो SDPO हैं बेनीपुर, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया कि बच्चों के विवाद, जो क्रिकेट खेलने के विवाद से ये मामला पूरा भड़का था और देर रात होते होते ये हिंसक झड़प में बदल गया। काफी देर तक इस मामले को लेकर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला भी किया गया, जिसमें कई लोग घायल बताते हैं, जिसमें एक का DMCH में अभी इलाज भी चल रहा है।
और अभी पूरी तरीके से चूंकि रात में ही पुलिस कैंप कर विपिन, रही है। कितने वहाँ लोग पर घायल है, क्या मामला कोई जानकारी है? बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 4 से 5 लोग घायल हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका पीएमसीएच रेफर किया गया है। जी ठीक है विपिन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, दरभंगा में दो समुदाय के बीच में झड़प हुई है, बच्चे के मामले विवाद को लेकर के झड़प हुई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल, और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।